Hello student. Today we learn about the Rutherford experiment. तो इसका जो दूसरा नाम है वो है जिज्जर एंड मार्स्टन एक्सपेरिमेंट। तो कई बार स्कूल में ऐसे पूछ लेते हैं जिज्जर एंड मार्स्टन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करो। तो ये आपको पहले तो ये पता होना चाहिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही है। तो अब इसका जो डायग्राम है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल पड़ा होता है। ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, इसको लेड कैविटी में रखा जाता है। तो लेड कैविटी से बाद ये जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स है बेसिकली बिस्मथ लिया था इसने, रदरफोर्ड ने बिस्मथ यूज़ किया था। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद यहाँ पर एक गोल्ड की फॉइल रखी है। गोल्ड की फॉइल से जब ये अल्फा पार्टिकल जाते हैं तो वो कुछ अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जो कि शो किया है। यहाँ पर एक स्क्रीन रखी है जो कि बिल्कुल हम कह सकते हैं 2 पाई एंगल पर ही है। तो ये ZnS की कोटिंग होती है जिंक सल्फाइड की। तो अभी होता क्या है, पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन ही सुन लेते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल आता है और गोल्ड फॉइल के निकलने के बाद ये बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल वापस आते हैं, टक्कर मारने के बाद दोबारा वापस आ जाएं, बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल बहुत स्मॉल स्मॉल डिफ्लेक्शंस लेते हैं, ये बहुत छोटे एंगल होते हैं। और करीब हम कह सकते हैं 1 in 8,000, 8,000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा वापस आ जाता है, यानी यूँ करके यूँ 90 डिग्री से ज़्यादा वापस आ जाता है। और जब ये अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर जाते हैं तो ये सेंटिलेशन मीन्स लाइट फ्लैशेस छोड़ते हैं। ZnS की कोटिंग, जिंक सल्फाइड की कोटिंग ही तब देते हैं कि यहाँ पर फ्लैशेस नजर आएँ, तो कि हम एंगल ईजिली निकाल सकें। तो इसका जो दूसरा डायग्राम है, टॉप व्यू कह ले, वो ये है। ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, लेड कैविटी में रखा हुआ है। लेड ब्रिक्स रखी हैं। ब्रिक्स क्या करती हैं, इस अल्फा पार्टिकल की रे को कॉलीमेट कर देती हैं, बहुत कॉलीमेट करके ले जाती है, इकट्ठी करके ले जाती हैं। ये टॉप व्यू से गोल्ड की फॉइल है, इसको यहाँ दोनों एंड से सपोर्ट दिया हुआ है। तो इसकी थिकनेस देखो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो ये इतनी छोटी होती है कि मल्टी डिफ्लेक्शंस, मल्टी स्कैटरिंग नहीं होती। अल्फा पार्टिकल आके यहाँ पर ये पूरी गोल सी यहाँ पर घूमी हुई है। तो वहाँ पर ZnS की कोटिंग है, यहाँ पर सेंटिलेशन शो करती है। और ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं, देखो लिखा है मोस्ट पास थ्रू दिस वन, मतलब बहुत कम एंगल पर, 0 डिग्री कह लीजिए, 0.1 डिग्री पे कह लीजिए। तो ये जो सेंटिलेशन है, लाइट फ्लैशेज, ये हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो वो इधर जा रहा है। 1 in 8,000 रिफ्लेक्टेड बैक मोर देन 90 डिग्री। तो ये भी आपने याद करना। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी इसकी। अब आगे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं अभी जो मैंने बोला है उसको पढ़ लेते हैं। मैंने बीम ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है। बिस्मथ, जिसका एटॉमिक नंबर हम मास नंबर कह सकते हैं 214 है, ये मास नंबर है। रेडियो एक्टिव सोर्स ऑन अ थिन फॉइल मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड पे जाके गिरते हैं ये। अल्फा पार्टिकल मेटेड बाय बिस्मथ रेडियो एक्टिव सोर्स वर कॉलीमेटेड इनटू नैरो बीम में कॉलीमेट पासिंग थ्रू लेड ब्रिक्स। The beam was allowed to a thin foil of gold 2.1 into 10⁻⁷ मीटर की थिकनेस, बहुत ही पतली है। The scattered alpha particle also through a rotatable detector, वो रोटेटेबल है पूरा, 2 पाई डिग्री पे बना हुआ है। कंसिस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन है विद अ माइक्रोस्कोप, जो उसको सर्च करेगा कहाँ का सेंटिलेशन है। The scattered of alpha particles striking the screen produce brief light flashes or scintillations. These flashes may be viewed through microscope. सारा समझ में आ गया। The distribution of number of scattered particle may be studied as a function of angle of scattering. तो वो ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये थीटा है। देखो बहुत कम पार्टिकल हैं जो 180 पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे एंगल पे डिफ्लेक्शन लेते हैं। तो सर ये समझ में आ गया। तो जो इसकी ऑब्जर्वेशन थी वो उसने देखी थी, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल फाउंड टू पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी अप्रिशिएबल डिफ्लेक्शन। In passing through the gold foil, alpha particle under different amount of reflection, large number of alpha particles suffered fairly large refraction, बहुत थोड़े नंबर। A very small of alpha particle about 1 in 8,000, ठीक है, practical retraces their path और suffer deflection of 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। वैसे ये जो NCERT में है, ये 1 in जो 8,000 है, वो उन्होंने ये 180 डिग्री नहीं कहा, उन्होंने ये 90 डिग्री कहा। तो हम इसको 90 डिग्री काट के कर देते हैं। तो ये आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1 in 20,000 जो होता है वो रीट्रेस का लेता बात, यानी कितने डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये याद करना आपने सारा, ठीक है। ये जो ग्राफ था ये मैंने पहले ही बना दिया पिछले में, द ग्राफ बिटवीन टोटल नंबर एंड स्कैटरिंग वाज फाउंड टू हैव शोन इन फिगर, वो पिछली स्लाइड ये वाली थी, तो इसमें बनाया हुआ है। चलो सर ये ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे कंक्लूजन है।
कंक्लूजन यही है, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिवेटेड, सारे के सारे बहुत कम एंगल पे जाते हैं, एटम हैज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, यहाँ से ये निकला क्या स्पेस है, लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस है. सिंस द फास्ट एंड हैवी अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इवन थ्रू 180 डिग्री, द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड प्रैक्टिकल द इंटायर मास ऑफ इट इज कन्फाइंड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस. अगर वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है, तो ही वो वापस आता है. तो इससे ये कंक्लूजन लगाई उन्होंने भी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो ये यहाँ से यूँ मुड़ाएगा. ठीक है सर, ये समझ में आ गया. तो सिंस 1 in about 8,000 alpha particle reflected through 90 degree, the size of nucleus is about 1/10,000 of the size of atom. मैंने इसको थोड़ा इधर एक्सप्लेन किया. जो साइज ऑफ एटम है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो -15 से -14 मीटर, यानी मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस होती है. और जो साइज ऑफ आप कह सकते हैं न्यूक्लियस, वो 10,000 से लेके 1 लाख टाइम बड़ा होता है. किससे? साइज ऑफ एटम से, यानी एटम तो एक बहुत छोटी सी बिंदु हो गई. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. ये मैंने इसका डायग्राम बनाया, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव रिपल्शन यहाँ से जाएगा और वापस 180 डिग्री में 1/20,000 आएगा. ज़्यादातर जो हमारे जो होते हैं वो स्मॉल एंगल पे, जैसे कुछ यूँ निकल गए, कुछ यूँ निकल गए, बहुत स्मॉल एंगल पे ही डिफ्लेक्ट होते हैं, तो ये बहुत स्मॉल एंगल होता है. ठीक है, तो ये भी क्लियर है. ये न्यूक्लियस था और ये एटम है. ठीक है, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कर रहे होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस वन. तो आगे चलते हैं. तो गोल्ड फाइन को थिन क्यों लिया? तो गोल्ड फाइन थिन तो ली क्योंकि सफ़र नॉट मोर देन 1 स्कैटरिंग, सिंगल स्कैटरिंग होगी, ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं होगी, सिंगल स्कैटरिंग में ही ये निकल जाएगा, डबल स्कैटरिंग नहीं होगी, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा. जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम एंड देयरफॉर कैरी 2 यूनिट्स ऑफ 2 ही, यहाँ आपको डबल चार्ज होता है प्रोटॉन से और पॉजिटिव चार्ज, एंड हैव मास ऑफ हीलियम एटम. हीलियम जैसा मतलब हीलियम जो कह लीजिए जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसको हम अल्फा पार्टिकल, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना हीलियम पार्टिकल, तो जो बच जाता है उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं. द चार्ज इन द गोल्ड न्यूक्लियस वो ZD होता है. तो चार्ज देखिए, जैसे इसका प्रोटॉन का चार्ज E होता है, जितना इसका मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है, उतना इसका टोटल चार्ज हो जाएगा. दोबारा से सुनो, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो Z के बराबर ही होते हैं ना, एटॉमिक नंबर के बराबर, तो ये E से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा न्यूक्लियस का, तो यानी चार्ज होगा इसका 79E. ठीक है, यहाँ से कितना आता है? 2E आता है, कुछ ऐसा. तो मानते हैं सिंस द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज अबाउट 50 टाइम्स हैवियर देन द अल्फा पार्टिकल. ये जो गोल्ड होता है ना, जैसे ये गोल्ड है, उसका जो मास है वो भारी होता है गोल्ड का, ये अल्फा पार्टिकल से बहुत ज़्यादा, इसका मास बहुत ज़्यादा है. इसका मास ज़्यादा है, तो जब ये अल्फा पार्टिकल आता है तो देखो ये भी पॉजिटिव है, इसको भी तो रिपल्शन लगेगी. अगर अल्फा पार्टिकल रिपेल हो रहा है तो ये भी तो रिपेल होगा, लेकिन इसका मास इतना ज़्यादा है कि ये अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, क्योंकि इसका मास करीब 50 टाइम्स ज़्यादा. हाँ ठीक है सर, ये तो हमें याद करना पड़ेगा, तो इसको याद कीजिए. कई बार ये पूछ लेते हैं अल्फा पार्टिकल आया और उसने उसको क्यों नहीं हिलाया. भाई अल्फा पार्टिकल आया तो उसने न्यूक्लियस को क्यों नहीं हिलाया? न्यूक्लियस को तो नहीं हिलाया सर, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसका जो मास है अल्फा पार्टिकल का मास से बहुत बड़ा है, तो करके उसको कोई दिक्कत नहीं आई. ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी समझ में आ गया. तो एक और चीज़ कई बार पूछ लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं इसके आले दुआले, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव आता है. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्फा पार्टिकल के पाथ को डिस्टर्ब क्यों नहीं करते? तो उसमें ये बताना आपने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास अल्फा पार्टिकल से बहुत कम होता है, तो अल्फा पार्टिकल को कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, और इलेक्ट्रॉन कोई पूरे न्यूक्लियस, मतलब आप कह दीजिए जैसे मेरा प्रीवियस डायग्राम है, तो ये ऐसे थोड़ी नहीं भी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सारी जगह इलेक्ट्रॉन ही बैठे हैं. और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए ही सही था, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए भी पूरा सही नहीं था, लेकिन ये हम कह देते हैं भी हाइड्रोजन एटम के लिए ही बेसिकली चलता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, अल्फा पार्टिकल का मास बहुत ज़्यादा होता है. करीब मैं बोल दूँ तो 4 × 1837 टाइम बड़ा होता है अल्फा पार्टिकल का मास, किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से. चलो सर, ये भी क्लियर है. तो अभी लिमिटेशंस पे चलते हैं. पहले तो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, क्योंकि ये हमें पड़ा हुआ है अभी. यहाँ पर अगर सेंटर में न्यूक्लियस है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल तो एनर्जी रेडिएट करेगा. अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका रेडियस कम होता जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर चल जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना.
तो यानी इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को सही तरीके से नहीं बताया था। तो दूसरा है अभी, इट डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ द जो एक्सीलरेटेड चार्ज है वो रिलीज करता है एनर्जी, तो जिसके कारण उसका कॉन्टिन्यूसली रेडियस छोटा होना चाहिए, लेकिन जो नहीं होता सर, ये हमें मालूम है। तो दिस इज द लिमिटेशन। जो दूसरी लिमिटेशन है वो कहता है इट डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है, सपोज देखो ये यहाँ पर बैठी एक छोरी और ये गुरसंजम गेड़ियाँ मार रहा, तो गुरसंजम गेड़ियाँ ये जैसे पार्क में बैठी है, तो ये पार्क की चार दीवारी है और यहाँ पर सड़क है। अब देखो गुरसंजम यहीं गेड़ियाँ मार सकता है ना, ये तो नहीं भी गुरसंजम यहाँ भी गेड़ी मार दी, यहाँ पर तो घर बने होंगे, ठीक है, ऐसे थोड़ा नहीं घरों की छतों पर टापता टूपता गुरसंजम यूं यहाँ से घूमेगा इस लड़की को देखने के लिए ना, गुरसंजम ऐसे ही घूमेगा। यानी रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनकी परफेक्ट रेडियस होता है, ऐसे नहीं भी इलेक्ट्रॉन इधर घूम ले और इधर भी घूम ले, इधर भी घूम ले, इधर भी घूम ले, कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकता, वो सिर्फ उधर ही घूम सकता है जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, यानी उसका रेडियस इतना ही हो सकता है जहाँ उसका रेडियस इतना ही हो सकता है, इन दोनों के बीच में और कोई रेडियस वो घूम नहीं सकता। तो यानी ये जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम नहीं है, कोई भी रेडियस पे नहीं घूम सकता, यानी ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, तो रदरफोर्ड की ये गलती थी। ओके।